नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आज जम्मू कश्मीर में जो है वो असेंबली सेशन शुरू हुआ है और इसका दूसरा फेज आज देखने को मिला, जहां पर ये दूसरा चरण शुरू तो हुआ लेकिन आज पहले दिन ही हंगामेदार ये जो सदन है वो देखने को मिला और सदन के भीतर भी और बाहर भी भारतीय जनता पार्टी एज अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लगातार अपनी आवाज उठाती नजर आई, जनता की आवाज उठाती नजर आई। एनएलयू को लेकर, नौकरियों को लेकर और कई ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जिनको लेकर आवाज उठी। हंगामेदार ये सत्र देखने को मिला, सरकार की तरफ से अपनी बातें रखी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष होने के नाते अपने तर्क जो है वो सामने रखे गए और इसी के चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हंगामा देखने को मिला। तीखी बहस भी हुई और तख्तियां पकड़कर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। सदन की कार्रवाई के दौरान भी, यानी कि सदन की प्रीमिसेस के अंदर भी और बाहर भी इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन। सरकार के जो नुमाइंदे थे उनकी तरफ से बातें रखी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उनको जो है खारिज करते हुए या फिर अपनी आवाज को उठाते हुए यहाँ पर विरोध किया गया। तो आप देख सकते हैं कितना हंगामेदार ये सत्र हुआ होगा, नारेबाजी हुई है और इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जो तमाम विधायक हैं, 29 विधायक हैं, 29 के 29 विधायकों की तरफ से आवाज उठाई गई। तो कुछ मुद्दे थे जो कि नौकरियों को लेकर थे, दूसरी तरफ एनएलयू का ये मुद्दा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि तनवीर सादिक जो कि विधायक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनकी तरफ से खामेनेई की तस्वीर अपने हाथ में ली गई है, यानी कि ईरान के फेवर में यहाँ पर लगातार नारेबाजी हुई। ईरान को प्यार करती है एनसी, कश्मीर वासी, ये ऐसा उन लोगों का कहना था। जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दों को लेकर लड़ रही थी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, बेरोजगारी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज थी, खास तौर पर अगर हम बात करेंगे सत्ता पक्ष की, तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से ईरान के फेवर में, ईरान के समर्थन में नारेबाजी की गई। तो ईरान की तरफ जो प्यार है वो कहीं ना कहीं आज इस हंगामेदार सत्र में देखने को मिला। तो चलिए हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये तस्वीरें आपने देखी और जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर लड़ रही है, यूनिवर्सिटी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है जिन्हें की लोगों की आवाज उठानी चाहिए, वो ईरान के समर्थन में नारेबाजी कर रही है। शिपन, ये एज यूजुअल हमें पता था कि आज जाते ही हंगामा होगा। उसकी वजह ये थी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि हम 27 तारीख को, जिस दिन बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा, हम प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ वो बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, अंदर हंगामा हो रहा था। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के और 24,000 जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनको लेकर के भाजपा के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन साथ साथ जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी अपना वोट बैंक देखना था, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया, उनको काउंटर करने के लिए ये मुद्दा उठाया कि ईरान पर जो इजराइल और यूएसए ने हमला किया है वो निंदनीय है, वो गलत है, उसकी पुरजोर निंदा होनी चाहिए। कुछ सदस्यों ने आपत्तिजनक शब्द भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोले। उसके बाद हंगामा शुरू हो गया और हंगामा शुरू होने के साथ साथ ही सदन की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। आपने पूछा कि ईरान प्यार क्यों, ये एक वोट बैंक की राजनीति होती है और अगर ईरान के बारे में देखा जाए, वहाँ जो हुआ है ये भी माना जाता है कि एक तानाशाही के रूप में यूएसए ने किया है, वो भी गलत है। लेकिन ये सोचते हैं कि वो मुस्लिम कंट्री है, इसलिए मुस्लिम वोट इंटैक्ट रहे, इसलिए भी हंगामा एक कारण बन सकता है। लेकिन विनोद जी, बहुत चिंताजनक बात है कि जब भारत के अंदर या बांग्लादेश में हमने देखा, अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जो वहाँ की है उनको लेकर भी बातें उठती नजर है, उनके साथ भी वहाँ पर प्रताड़ित होने किया गया, हत्याएं हुई, लेकिन तब विरोध प्रदर्शन नहीं हुए। अब ईरान में जब इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, कश्मीर में या फिर सदन के अंदर विद इन द असेंबली सेशन, इस तरीके से विधायक ही जब उनके फेवर में बातें उठाएंगे रादर देन जम्मू के मुद्दों को उठाना, जम्मू कश्मीर की जनता के मुद्दों की बात करना, तो कितना चिंताजनक है ये। हाँ शुक्र, बड़ा वाजिब सवाल है आपका। आप बांग्लादेश की छोड़ दीजिए, अब रिसेंटली अफगानिस्तान पर एक रिहैब सेंटर पे जब हमला हुआ, 400 से ज़्यादा लोग मरे, उसकी चिंता हमारे विधायकों को नहीं थी, ना ही किसी ने टीका टिप्पणी की। तो ये एक जो पिक एंड चूज पॉलिसी रहती है
वो अपने वोट बैंक की खातिर करते हैं। उनको किसी विशेष समुदाय से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है। उनको अपनी राजनीति देखनी है, अपना वोट कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो उसी हिसाब से वो आगे की कार्रवाई करते हैं या एक्शन लेते हैं। विनोद जी, आधा घंटा आज फर्स्ट डे ही कार्रवाई जो है वो स्थगित रही। अब आने वाले 4 अप्रैल तक ये सदन चलेगा, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं लोग कि जिनको वहां पर बिठाया गया है उनकी बातें करने के लिए, वो इस तरीके से हंगामे कर रहे हैं? एक तो इसके दो सवाल बनते हैं आपके शिपन। एक तो आधा घंटा जो वेस्ट हुआ वाकई में, उस वक्त क्वेश्चन आवर्स होता है। जब भी सदन की कार्रवाई शुरू होती है पहला 1 घंटा क्वेश्चन आवर को दिया जाता है। उसमें से अगर आधा घंटा आपका वेस्ट होता तो मान लिए आपको जो विधायक को जो लोगों ने चुन करके अपना प्रतिनिधित्व आपको सौंपा था, उसके साथ आप बेईमानी कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, जो हमारी गाड़ी कमाई का इनकम टैक्स हम पे करते हैं, उससे ये प्रोसीडिंग शुरू होती है। उस प्रोसीडिंग पर जो खर्च होता है उसके साथ भी आप बेईमानी कर रहे हैं। दूसरा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगर कश्मीर में बन सकती है तो ऐसा प्रावधान है कि एक ही यूटी स्टेट में 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बन सकती हैं। वाई नॉट? जम्मू में क्यों नहीं? जम्मू के सेंटिमेंट्स को आप क्यों उभारना चाहते हैं? और यही चीज़ आज हाउस के अंदर भी दिखी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, ये तमाम जानकारी आपने दी। तो यहाँ पर आज का पहला दिन हंगामेदार सत्र देखने को मिला, जहाँ एनएलयू को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बातें उठी, जो कि विपक्ष की तरफ से उठाई गई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाई गई। लेकिन वहीं पर सरकार के नुमाइंदे हमें अली खामेनी की तस्वीर देखकर नजर आए, अपने हाथों में उनकी तस्वीर की तख्तियां पकड़कर ईरान के फेवर में और कहीं ना कहीं उन लोगों के फेवर में नारेबाजी करते नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है, लेकिन इसी बीच जरा आगे प्रस्थान करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, जहां पर अंदर हमने देखा, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर भी भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से ये चलो सचिवालय का जो यहाँ पर प्रोटेस्ट है वो देखने को मिला और एक आह्वान किया गया, एक अपील की गई कि सेक्रेटरीट की तरफ जो है वो प्रस्थान किया जाना चाहिए। बैकडोर भर्तियों पर दिव्यानी राणा, जो कि अभी नवनिर्मित विधायक बनी है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जिनकी आवाज बुलंद है, इसी के चलते उन्होंने बैकडोर भर्तियों को लेकर भी यहाँ पर बातें उठाई हैं। एनएलयू और साथ ही साथ 24,000 नौकरियों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं, जहां पर एक तरफ दिव्यानी राणा अपनी आवाज उठाती नजर आई, दूसरी तरफ शगुन परिहार, ये 2 युवा नारियां हैं, युवा शक्ति, नारी शक्ति की एक मिसाल पेश करते हुए आज ये लोग भी सड़कों पर उतरे। और सिर्फ यही नहीं, बाकी जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, युद्धवीर सेठी जो कि जम्मू ईस्ट से विधायक हैं, और बाकी के नुमाइंदे, बाकी के विधायक भी इन लोगों के साथ चलो सेक्रेटरीट के इस अभियान में शिरकत करते नजर आए। और सिर्फ विधायक ही नहीं, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी सड़कों पर उतरे और उनकी तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए, इसमें बड़ा पर्टिनेंट है, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है और सेंसिटिव इलाके में जब बिना किसी सीआईडी वेरिफिकेशन के लिए नौकरियां लग रही हैं, सरकारी नौकरी लग रही है, तो हमारा पूरा हक बनता है ये पूछना कि ये जो बैकडोर ऑलमोस्ट एंट्रीज हो रही हैं, इसके क्या जवाबदेही है, कौन इन नौकरियों पर लग रहा है, क्या उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है और किस प्रकार से इनको जाए। कोई बिना कोई नोटिफिकेशन अगर जॉब फिल की जा रही है, जहाँ पर खासतौर पर अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में, तो हमारा हक बनता है कि हम जाने की ये अपॉइंटमेंट्स किस प्रकार से हो रही है। तो चलिए, जहां पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विद इन द प्रीमिसेस ऑफ असेंबली प्रोटेस्ट किया गया, वहीं पर सड़कों पर भी विधायक और बाकी के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। विरोधी तस्वीरें भी देखी, दिव्यानी राणा की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई एनएलयू को लेकर और बेरोजगारी को लेकर, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, अब एनएलयू वाला इशू शिपमन बहुत खींचने वाला है। अगर सरकार जल्दी कोई स्टेटमेंट नहीं देती 1-2 दिन के अंदर, अगर आपके पास प्रोविजन है, सपोज यू हैव ए प्रोविजन, शिपमन आपके पास भी प्रोविजन हो कि आप 2 यूनिवर्सिटीज खोल सकती हैं, तो व्हाई नॉट? आपको एक कश्मीर में दे दी। बीजेपी के लोग कश्मीर का विरोध नहीं कर रहे हैं। कल भी मेरी बातचीत हुई थी उनसे, उनका कहना है कश्मीर को दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, वहाँ भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जम्मू में भी क्यों नहीं दिया जा सकता जब आपके पास प्रावधान है। और इनके डीएनए में भाजपा के या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, युवा मोर्चा के बहुत सारी एजिटेशन हमने देखी हुई है करीब से, हमने उसकी रिपोर्टिंग की हुई है।
ये आंदोलन को इस तरीके से लेते हैं कि इनके डीएनए में लिखा है जब तक किसी मुकाम पे नहीं पहुंचते हैं तब तक ये आंदोलित रहते ही हैं। तो मुझे लगता है कि बीच का रास्ता को निकालना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार को कोई स्टैंड लेना चाहिए, कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए कि एनएलयू को लेकर के सरकार का क्या नजरिया है। लेकिन सर हम देखते हैं पहले भी जम्मू के जो लोग हैं, चाहे यहाँ के नुमाइंदे हों, चाहे आम जनता हो, चाहे बेरोजगार युवा हो या फिर बाकी की महिलाएं हों, हमेशा से कहा जाता है कि चाहे हम फंड्स को लेकर बात करें, चाहे हम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को लेकर बात करें, कोई भी सेक्टर देखेंगे, चाहे टूरिज्म को लेकर बात करें, तो हमेशा से जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो एक और बड़ा एग्जाम्पल हम सबके सामने है, कश्मीर में एनएलयू और जम्मू में जब ऑलरेडी प्रावधान है कि खुल सकती है, फिर भी खोली नहीं जा रही। शिपन, जब से हम पत्रकारिता में तब से हम देख रहे हैं कि जम्मू खित्ते के साथ लगातार डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है और ये पक्षपात का दंश जम्मू वाले लोगों की किस्मत में लिखा हुआ है। सरकारें कोई भी हो, सरकार कोई भी आती है, लेकिन जम्मू के साथ ये पक्षपात होता ही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात ले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सैंक्शन की गई थी कश्मीर के लिए, फिर आंदोलन करना पड़ा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसका भी ले लीजिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं कि बहुत बार जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात हुआ है। और फंड्स के आवंटन की बात करें, अनुदान के आवंटन की बात करें, जम्मू खित्ते के साथ हमेशा ही पक्षपात होता रहा है। और हर बार स्ट्रगल करने के बाद, जद्दोजहद करने के बाद अपने अधिकार लेने पड़ते हैं। आज भी वही स्थिति बनी हुई है और शायद यही कारण है कि भाजपा के लोग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं। सर अब एक बीच का रास्ता निकालना अलग बात है, लेकिन जैसे आपने बहुत सारे पिछले कई सालों की एग्जाम्पल्स दर्शकों के सामने रखी, तो क्या लगता है कि आगे आने वाले सालों में, दशकों में और आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक इसी तरीके के स्ट्रगल के बाद मेहनत का फल लिखा हुआ है? अब परिस्थितियां बदल रही हैं। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती है। नहीं की थी ना। बिल्कुल। 2014 में सरकार बनाई, ठीक है, कितनी चली, जितनी चली हमने देखा सारा कुछ। उसके बाद अब जब 2024 में चुनाव हुए, काफ़ी सारी 29 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, 29 सीटें ली हैं। आहिस्ता आहिस्ता जम्मू को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी निगलेक्ट नहीं कर सकती है और ऐसा स्वरूप बनेगा सरकार का आने वाले दिनों में कि जम्मू के बिना, जम्मू के लोगों के बिना सरकार कभी नहीं बनेगी। हाँ, कुछ लोग खुराफाती होते हैं, इस तरह की शरारतें करते हैं कि एनएलयू बनाना है और बताना है कि हमने कश्मीर प्रोविंस में बनाया है। वो खुराफाती लोग या ऐसे फैसले जो होते हैं, जो किसी पक्षपात के चश्मे को पहन करके लिए जाते हैं, वो फैसले कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ये प्रोटेस्ट जो है ना, 1-2 दिन में मुझे लगता है कि सरकार कोई फैसला ले सकती है। ठीक है, उम्मीद यही करेंगे विनोद जी कि जल्द से जल्द जम्मू के फेवर में भी कोई बड़ा फैसला आए। बहुत बहुत शुक्रिया, ये जानकारी आपने दी। तो फिलहाल हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई और डिस्कशन भी इसको लेकर की। जैसे विनोद जी का कहना है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला एनएलयू को लेकर, जम्मू के फेवर में कोई बड़ा फैसला जो है वो इस असेंबली में आ सकता है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो भी नुमाइंदे हैं, ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से लिया जा सकता है। अब जरा आगे बढ़ेंगे। जम्मू में विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा इजरायल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और अपने विरोध को दर्ज किया। प्रदर्शन के मौके पर पार्टी के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि उनकी पार्टी ईरान के लोगों के साथ खड़ी है और मौजूदा हालात को लेकर चिंता व्यक्त करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले किए जा रहे हैं और ये तमाम हमले गलत हैं और इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने की भी अपील की है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ठीक असेंबली के बाहर, जहां पर कि लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। सर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप कर रहे हैं प्रोटेस्ट? अभी ठहरो, एक मिनट। इमरान दिया तनवीर साहब थोड़ा नहीं करना। इसी बीच में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ईरान पर अमेरिका और इजरायल की तरफ से हमलों को लेकर चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि इसका सीधा असर भारत पर पड़ा है, खास तौर पर तेल और गैस आयात पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों की ओर से इन हमलों की कड़ी निंदा की और क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो अपने कूटनीतिक संबंधों को, यानी कि अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को
और प्रभाव का इस्तेमाल करें ताकि हालात को शांत किया जा सके और युद्ध को रोका जा सके। स्पीकर साहब, ईरान के ऊपर जिस तरह एक नाजायज और गैर कानूनी जंग ठोसा गया, मुझे नहीं लगता है कोई खड़ा होकर उसके हक में बोल सकेगा। उसके साथ साथ मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा हूं ना, उसके साथ साथ जिस तरह इंसानियत का कत्ल करके बेरहमी से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी साहब, उनके कई साथी और करीबी रिश्तेदारों को शहीद किया गया, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम होगी। अफसोस की बात यह है कि मामला वहां रुका नहीं। स्कूल में पढ़ते हुए मासूम बच्चियों को जिस तरह बेरहमी से मारा गया, मैं तो कहता हूं कि शायद ही हमारे रिसेंट हिस्ट्री में इस तरह के कोई वाकयों की हमें याददाश्त हो। और मकसद क्या, अभी भी समझ नहीं आता। अमेरिका के सदर की बात अगर आप सुने तो उन्हें शायद खुद इस बात का एहसास नहीं है कि ये जंग ईरान के ऊपर ठोसा क्यों गया। वही बात जरा सांबा जिले को लेकर करेंगे, जहां पर कुछ दिन पहले घगवाल में एक ब्लास्ट हुआ था और इस संदिग्ध ब्लास्ट के बाद सांबा के अंदर हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। नौनाथ आश्रम में हाई वोल्टेज मॉक ड्रिल देखने को मिल रही है, जहां पर सुरक्षा एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सीसीटीवी जो है उसकी निगरानी पहले से ही यहाँ पर रखी गई थी। अब इन सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और जो भी संदिग्ध लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे पूछताछ की जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे कि यहाँ पे पूछताछ जारी है और इस एक मसले को लेकर तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि घगवाल ब्लास्ट के बाद जिला सांबा में हाई अलर्ट कर दिया गया है। नौनाथ आश्रम के अंदर और या फिर इस आश्रम के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं या फिर जो आसपास के सटे हुए एरियाज हैं वहां पर हाई वोल्टेज मॉक ड्रिल की गई और ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जिला सांबा से आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज किया गया है। SDRF की टीम्स हैं, बाकी की रेस्क्यू टीम्स एकजुट होकर वहां पर कार्य कर रही हैं। तो ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से और अपडेट देने के लिए। ऋषि, कुछ दिन पहले घगवाल में ब्लास्ट हुआ संदिग्ध तरीके से, उसके बाद आज मॉक ड्रिल आयोजित की गई है, कैसे देखते हैं इसको, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं सनसनी अभी भी लगातार बरकरार है। जिस तरह से घगवाल के जो एक पर्टिकुलर इलाके में संदिग्ध ब्लास्ट हुआ और संदिग्ध ब्लास्ट होने के बाद कहीं ना कहीं जांच को लगातार तेज किया गया है, जिसमें आपने देखा कि खुद NIA ने मोर्चा संभाला और इस जांच में लगातार जो कई तथ्य जो वो सामने लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो अभी भी संशय बरकरार है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये धमाका यहाँ पर किया, क्या इसके पीछे की मंशा है। तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जिसमें तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं। लेकिन इस घगवाल के संदिग्ध ब्लास्ट के बाद कहीं ना कहीं हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी हैं और आज तड़के सुबह सवेरे जो है वो नौनाथ इलाके में यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई है। इसी के साथ साथ लगातार जो हमारी फोर्सेज है वो इलाके में अभी भी कॉन्टिन्यूसली सर्च ऑपरेशन चला रही है, CCTV कैमरास को खंगाल रही है और उसी के साथ साथ इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG की टीम के साथ साथ BSF की टीमें शामिल हैं, NDRF SDRF की टीमें शामिल है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना अहम योगदान देती हैं। यूं कहे तो इसके बाद से कहीं ना कहीं सुरक्षा बल अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं किसी भी चुनौती से निपटने के लिए, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले लगातार इनपुट्स भी मिल रहे थे कि जो सीमा पार लॉन्च पैड्स पर कुछ आतंकी सक्रिय हैं तो वो भारत में माहौल खराब कर सकते हैं। इसमें टेरर एंगल को लेकर भी कहीं ना कहीं जांच लगातार जारी है, कहीं कोई टेरर एंगल तो नहीं है। हालांकि रंजिश को लेकर इसमें चीजें सामने आ चुकी थी कि रंजिश वाला कोई ऐसा मामला है नहीं है,
लेकिन आखिर क्या ये इसके पीछे की वजूहात रही है कि यहाँ पर संदिग्ध धमाका हुआ और उसके बाद लगातार लोगों का ये कहना है कि अगर ये ऐसे वक्त पर धमाका होता तो वहां पर कैजुअलिटीज भी हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो मुस्तैदी है वो सुरक्षा बलों की साफ तौर पर दर्शा रही है कि किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए हम तैयार हैं। और अगर कोई इसमें कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम दूसरे एंगल को लेकर बात कर रहे हैं तो उसमें भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए लगातार बिना वक्त गवाए, बिना किसी आप कह सकते हैं कि वक्त को गवाते हुए लगातार यहाँ पर इलाके खंगाले जा रहे हैं और अपने आप को यहाँ पर पूरी तरह से तैयार जो वो फोर्सेस कर रही हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, सक्षम है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो किस तरह से अपने आप को उसमें ढालकर सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल करना है। उसी को लेकर ये एक हाई वोल्टेज मॉक ड्रिल जो है वो आज घगवाल के नौनाथ इलाके में यहाँ पर कंडक्ट की गई है। ऋषि, अब देखिए जहाँ पर एक तरफ जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, यहाँ पर सेना के जवान हैं, वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो उस समय में वो तैयार रहे। लेकिन एट द एंड रक्षा करनी है जम्मू कश्मीर के लोगों की, भारतवर्ष के लोगों की। उस एरिया के अंदर कोई पैनिक क्रिएट ना हो जब इस तरीके से एक्टिवली लगातार सेना के जवानों को देखा जा रहा है, तो उस चीज का कैसे ध्यान रखा जा रहा है कि लोग पैनिक ना हो, लोग जो हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अच्छी तरह से जिए। देखिए, जिस दिन ये संदिग्ध ब्लास्ट हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं पैनिक जरूर हमें देखने को मिला। लोगों में डर बन गया कि आखिर जो गवालों का तालाब है यहाँ पर ये धमाका हुआ था तो उसके आसपास के एडजॉइनिंग के एरियाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डर गए थे कि आखिर इस पर्टिकुलर एरिया में धमाका होना ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी मौजूदगी दिखाई तो लोगों के अंदर धीरे धीरे ये चीजें सामने आना शुरू हो गई कि इन्वेस्टिगेशन को तो यहाँ पर बढ़ा दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग भी सहयोग कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो पैनिक वाला मामला है वो अब पैनिक वाला मामला रहा नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों को सहयोग करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आरोपी सामने आए जिसने भी ये इस तरह का कृत्य किया है तो उसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस का सहयोग करना होगा, जिसके बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस भी लोगों का सहयोग मांग रहे हैं। जैसे आपने कहा कि लोगों में तो लोग खुद कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जगह में जाइए, यहाँ पर आप पूरा इलाका कंगालिए, कुछ इस तरह के सेंसिटिव लोकेशंस हैं यहाँ पर। तो इसको लेकर लगातार जो काम है वो फोर्सेस अपने लोगों के सहयोग से कर रही हैं। इसलिए पैनिक वाला या कोई ऐसा मामला नहीं है, ये एक ड्यूटी है जिसे लगातार परफॉर्म किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो हाई अलर्ट पर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले एक संदिग्ध ब्लास्ट हुआ, लेकिन उसके बाद एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई जिसमें कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए सेना और बाकी की एजेंसीज बिल्कुल तैयार है। इसी बीच बात की जाएगी रामनवमी को लेकर। कल जो है रामनवमी और दुर्गाष्टमी मनाई गई, लेकिन आज सुबह 10 बजे तक भी मुहूर्त था, जिसके चलते कि कन्या पूजन भी किया गया और बहुत सारे लोग साख विसर्जन के लिए भी तवी के किनारे और जितने भी जल स्रोत हैं, जो बहता पानी है, वहां पर पहुंचे। तो जम्मू में रामनवमी का पावन पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु तवी नदी के तट पर साख विसर्जन करने के लिए पहुंचे। 9 दिनों तक घरों में स्थापित माता की साख को विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद नदी में प्रवाहित किया गया और इस दौरान भक्तों में आस्था के साथ साथ भावुकता भी देखने को मिली। श्रद्धालु का कहना है कि जहां पर माता के आशीर्वाद से घरों में सुख, समृद्धि और चैन आया, वहीं विदाई के समय मन भावुक हो जाता है। सभी ने प्रदेश में शांति, तरक्की और खुशहाली की कामना की है। जिस तरीके से आज चैत्र नवरात्र 2026 का आज आखिरी दिन है और हम आए हैं सूर्यपुत्री तवी नदी के पास, और यहाँ पे हम अपनी माता का जो है अपनी माता रानी का विसर्जन कर रहे हैं। साथ ही हमें दुख भी बहुत हो रहा है कि अभी हमारे साथ माता हमारे साथ रही, हमें बहुत खुशी थी, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, पर अब बुरा भी लग रहा है कि माता को हम विसर्जन करना पड़ रहा है और माता से हमें माता को हमें छोड़ना पड़ रहा है विसर्जन के लिए। और मैं यही कामना करूंगी कि मैं पूरे देश के लिए यही कामना करूंगी कि पूरे देश की जो है वो सुख समृद्धि होए, शांति बने रहे और हमारा देश जो है वो आगे बढ़े और पूरे देश की जो है वो मैं सुख के लिए कामना करती हूँ, उनके अच्छे के लिए कामना करती हूँ। तवी नदी में आए हैं माँ का विसर्जन करने, और मैं यही एक माँ होने के ये माँ है और मैं भी एक माँ हूँ, और सभी बच्चों को तंदुरुस्ती और तरक्की दे, और जैसे कि बच्चों का एग्ज़ाम भी है और बच्चों को अच्छे मार्क्स से सफलता पास करे। हमारा सनातनी धर्म है जो इसका आज का इतना अच्छा पर्व है जो नवमी में मनाया जाता है, इसलिए सभी देखो आज साख जिन्होंने बनाई है, देखिए आप ये देखिए ये जहाँ आ रहे हैं माता जी की लेके, इन सभी ने इन्हें परवाना, लेकिन एक ही प्रशासन।
तो चलिए, आपने सुना कि इन भक्तों का क्या कुछ कहना था, जहां पर एक तरफ खुशी भी है लेकिन वहीं पर भावुक भी जो है वो लोग होते नजर आए। विकास हमारे साथ मौजूद है, अभी उधर ही मौजूद है। विकास, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और लोगों में कितना उत्साह और कितने मिक्स्ड इमोशंस लोगों के अंदर देखने को मिल रहे हैं आज के इस दिन? पूरे खास पर्व रहता है, नवरात्रों में खास विशेष पूजा रहती है। पूरे नवरात्रे लोग जो है 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की जो है पूजा करते हैं। विशेष पूजा रहती है, मंदिरों में खासकर काफी ज्यादा रश देखने को मिलता है। अगर आप पहली बात करें माता रानी, अगर माता वैष्णो देवी की बात करें, पहला दर्शन कोल कंडोली माँ बावे वाली जी का मंदिर, काफी ज्यादा लोगों की एक आस्था बनी रहती है, एक विश्वास बना हुआ है। आपने पिछले दिनों देखा जो आपदा आई, लोगों ने कहा माता रानी ने जितना भी जम्मू कश्मीर में संकट आया है हमें हमेशा उससे बचाया है। तो इस तरीके से भक्तों में काफी ज्यादा आस्था रहती है। अभी भी आप देख सकते हैं तवी सूर्यपुत्री तवी नदी में है, यहाँ पे भक्तजन सुबह से ही जो है आज अपनी जो माता रानी सांस विसर्जित यहाँ पे प्रवाहित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और लोगों में थोड़ी सी मायूसी भी है, जहाँ पे उनका कहना है कि 9 दिन उन्होंने माता रानी की पूजा अर्चना की है, विशेष पूजा का यहाँ पे की है। उसके बाद आज कहीं ना कहीं दुख भी हो रहा है, माता रानी को हम यहाँ पे प्रवाहित कर रहे हैं और इंतजार है, लेकिन अगले 6 महीने के बाद फिर से नवरात्रे आएंगे, माता रानी की विशेष पूजा करेंगे। तो देखते हैं काफी ज्यादा खुशी से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आज रामनवमी का जो त्योहार बिल्कुल विकास, जहाँ पर लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि लोग जो है वो पॉलीथीन बैग्स या फिर बाकी का जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो तवी नदी में ना फेंके, आगे पीछे कचरा ना फैले, इस चीज का कैसे ध्यान रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो प्लास्टिक लेके लोग आ रहे हैं यहाँ पे पूरा इंतजाम किया गया है। और आपको बता दें यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा भी यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं और बाहर एनजीओ यहाँ पे तैनात की गई हैं, जहाँ पे लोग यहाँ पे बैठे हुए और समझा रहे हैं लोगों को, और यहाँ पे लोगों को रोका भी जा रहा है। जो लोग प्लास्टिक चुन्नी वगैरह जो लेके आ रहे हैं उनको वहां से ही बाहर उससे ही ली जा रही है। आगे सिर्फ उनको माता रानी की सांस जो है वो परवाने के लिए वो भेजा जा रहा है। और खासकर जो लोग हैं, जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास कुमार हमारे से लाइव ज्वाइन किया था उन्होंने। और अभी फिलहाल लोगों के अंदर एक मिक्स्ड इमोशंस देखने को मिल रहे हैं, जहां पर लोग खुश हैं कि चैत्र नवरात्रि 2026 जो है वो खुशी के साथ अब खत्म हो गए हैं। आज उनका समापन रामनवमी के साथ हुआ है, लेकिन माता को विसर्जित करने आए तमाम छोटे बच्चे और श्रद्धालु। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।